हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक भारत की खोज। भारत की खोज में पाठ नंबर 4 जो है युगों का दौर। युगों का दौर अब पाठ हम पढ़ेंगे और इसके जो लेखक हैं, भारत की खोज एक बुक है, इस बुक के जो लेखक हैं वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य क्या है इस बुक का कि भारतीय इतिहास की जानकारी देना है बच्चों को। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन भी पिछले लेसन की तरह बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए इसको भी हम 2 पार्ट्स में यानी 2 वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, युगों का दौर पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इसका सार देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको भी हमने पॉइंट्स में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स है, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद देखना है क्या है। मौर्य वंश के साम्राज्य के पश्चात शुंग वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, किंतु शुंग शासन मौर्य साम्राज्य की अपेक्षा बहुत छोटा था। दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत बड़े राज्य उभर रहे थे। उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाख्तरी या भारतीय यूनानी राज्य फैल रहे थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। मेनांडर ने भारतीय चेतना से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे भारत और यूनान की संस्कृतियों का मेल हुआ। तो आज भी हमारे यहाँ पे क्या है, यूनानी दवाइयाँ, यूनानी चीजें बहुत मिलती हैं। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबों के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का विकास हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के पास बैसनगर में स्थित ग्रेनाइट पत्थर की लाट से यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है। मध्य एशिया में शक लोग ऑक्स यानी कि अक्षु नदी की घाटी में रहते थे। यूई ची सुदूर पूर्व से आए थे। बाद में इनको उत्तर भारत की ओर धकेल दिया गया और ये शक बौद्ध था हिंदू हो गए। यूई चियों में से एक दल कुषाणों का था, जिन्होंने शक को हराकर उत्तर भारत तक अपना अधिकार कर लिया था। ये कुषाण, यूईचियो, ये भी सारे क्या थे, ये भी एक वंश था इनका, मतलब एक साम्राज्य बनाया था इन्होंने, अपने खानदानी नाम था इनका ये, जिन्होंने शकों को हराकर उत्तर भारत तक अपना अधिकार कर लिया था। धीरे धीरे उन्होंने मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उनमें से कुछ हिंदू तो कुछ बौद्ध हो गए। इस राज्य का तक्षशिला विश्वविद्यालय अनेक राष्ट्रों में आने वाले लोगों का मिलन स्थल बन गया था। यहाँ भारतीय, सीरियन, यूईचियो, ईरानी, तुर्की आदि विभिन्न संस्कृतियों का परस्पर मेल हुआ। इसके कारण यहाँ मूर्ति कला और चित्रकला की शैली ने जन्म लिया। इतिहास के अनुसार इसी युग में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए। उस समय भारत को चीन से आड़ू और नाशपाती के पेड़ तोहफों में मिले। कुषाण काल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 संप्रदायों में बढ़ गया। उन दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए। कुषाण युग चरम सीमा पर था। उस समय भारत में नई नई जातियों का प्रवेश हो रहा था। इसी प्रकार चंद्रगुप्त जैसे महान शासकों ने नए आक्रमणकारियों को खदेड़कर यहाँ एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। इसी प्रकार 320 ईस्वी में गुप्त काल की नींव रखी गई। इस वंश में एक के बाद एक अनेक सफल शासक हुए। आर्यों ने यहाँ आकर पहली बार इसे आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था। सबसे पहले यहाँ पे आर्य आए थे, कोई यूनानी आया, कोई कहीं से कैसे आए, तो उन्होंने आकर के ही हमारी संस्कृति के अंदर ही क्या है वो मेल मिलाप इनका हो गया था। यानी कि देखने में यह है कि जितने भी लोग यहाँ आए थे उनसे ही हमारी क्या है संस्कृति और आगे बढ़ावा मिला था। आगे देखिए, भारत में आने वाली जातियों का सिलसिला जारी रहा। उनके नए नए नियमों एवं कार्यशैली ने भारतीयों को विचलित कर दिया। इसी भारतीय ब्राह्मण वर्ग ने सजातीय राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। बाहरी जातियों के बीच
लोगों ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित किया अपितु सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित किया। जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तो इसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद का नाम दिया गया। यही राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यही राष्ट्रीय भाव या चेतना आज भी भारत में देखी जा सकती है। ब्राह्मणवाद के ये प्रयास राष्ट्रीय पुनर्जागरण के प्रतीक बने। बौद्ध धर्म इस समय तक विश्व धर्म का रूप धारण कर चुका था, इसलिए इसका सहारा पाकर अनेक बाहरी जातियों का भारत में आगमन हुआ। इसलिए पुराना ब्राह्मण वर्ग बाहरी जातियों के तौर तरीकों का बार बार विरोध करता रहा। वे नहीं चाहते थे कि भारत में हिंदूवाद समाप्त हो। गुप्त काल में राष्ट्रवादी एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। इनका सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया। साहित्य और कला की दृष्टि से यह काल अत्यंत शानदार था। लगभग 150 वर्षों तक उत्तर भारत में गुप्त वंश ने शासन किया। मध्य एशिया के गुप्त साम्राज्य के शासकों पर गौरे हुनों ने आक्रमण किया। ये भी एक जाति थी हुनों, और लूटपाट की। उनके सरदार मिहिर गुल को बंदी बना लिया गया, किंतु गुप्त वंश के शासक बालादित्य ने उनके प्रति उदारता का व्यवहार करके उसे मुक्त कर दिया। मिहिर गुल ने कपटता का व्यवहार किया और भारत पर फिर से पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। उस उत्तर भारत पर हुनों का शासन लगभग 50 वर्षों तक रहा। 7वीं शताब्दी के आरंभ में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने अपनी शक्ति के बल पर मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। उसने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के काल में 629 ईस्वी में चीनी यात्री हुआन त्यांग या मुआन च्वांग, इसका नाम था चीनी यात्री का, तो भारत में आया था। उसने भारत की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा था। हर्षवर्धन स्वयं एक कवि, एक नाटककार था, इसलिए उसने अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। उस समय अफ्रीका और एशिया में इस्लाम भी पैर जमाने का प्रयास करने लगा था। आगे है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में क्या हुआ था, दक्षिण भारत कैसे बना, इसके अंदर भी क्या हमारा भारत की खोज में क्या योगदान है इसका। दक्षिण भारत में विदेशियों का आगमन कम ही रहा क्योंकि भारत पर विदेशियों का आगमन उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से हुआ था। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यूनानियों ने वहां अपनी बस्तियां बनाई हुई थी। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले आक्रमणों में से राजगीर, शिल्पी, कारीगर एवं दस्तकार लोग दक्षिण भारत में जाकर बस गए। फलस्वरूप दक्षिण भारत पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया। मौर्य वंश के साम्राज्य के पश्चात उत्तर भारत के राज्य अपने आप विकसित होने लग गए थे। तो ये इस तरह से क्या था, दक्षिण भारत का भी क्या है योगदान रहा था उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो क्यों फला फूला था, उधर किसी भी आक्रमणकारी का इतना आक्रमण नहीं हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके कैसे थे। बार बार आक्रमणकारियों और विभिन्न साम्राज्यों की स्थापना का जो वर्णन किया गया, उसके बीच में देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के भी लंबे दौर रहे हैं। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अतिरिक्त और भी ऐसे राज्य हैं जो 200-300 वर्ष तक कायम रहे। इन राज्यों के राजवंश लगभग भारतीय में ही थे। कुषाण भले ही उत्तरी सीमा से आए थे, किंतु उन्होंने शीघ्र ही अपने आप को भारतीय संस्कृति के अनुरूप ढाल लिया था। इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण में इस बात का पता चलता है कि यूरोप की तुलना में यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के दौर की अधिक अवधि बहुत लंबी थी। अंग्रेजों का ये कहना है कि अंग्रेजी शासन से पहले भारत में शांति और व्यवस्था नहीं थी। एक भ्रामक धारणा है
यह बात सत्य है कि जब यहाँ अंग्रेजों का शासन कायम हुआ उस समय यहाँ अवनति का समय था, राजनीतिक और आर्थिक ढांचा चरमरा चुका था। इसी कारण वे अपना शासन यहाँ कायम कर सके थे। ये बात कहने के लायक है, ये सच भी है। कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पर हमारे क्या है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, कानून भी व्यवस्था नहीं थी, आर्थिक ढांचे भी क्या है, हम कमजोर थे। इसीलिए उन्होंने यही अव्यवस्था देख करके क्या किया था, यहाँ पर अपना राज्य कायम कर लिया था। नेक्स्ट है प्रगति बनाम सुरक्षा। भारतीय सभ्यता के निर्माण का मूलाधार स्थिरता एवं सुरक्षा की भावना थी। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में पूर्ण सहायता की। इस व्यवस्था में सबको समान स्थान प्राप्त होता रहा है और व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यद्यपि भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित है और व्यक्ति के विकास को लेकर चिंतित भी रहता है, तथापि सामाजिक ढांचा सामुदायिक था जो बहुत लचीला था। ऐसे कोई सामाजिक नियम नहीं थे जिन्हें बदला न जा सकता हो। यह भी विशेषता थी कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाज एवं विश्वासों और जीवन व्यवस्था को बनाए रखकर भी अपने सामाजिक समुदाय के अंग बने रहे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को अपनाने में सहायता दी। भारत में बाहरी तत्वों के साथ साथ व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय का प्रयास दिखाई देता है। इसी समन्वय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया। इसी कारण भारत में अनेकता में एकता की भावना उत्पन्न हुई। भारत ने बाहर से आने वाले सभी तत्वों को निसंकोच अपना लिया। यही भारत की महानता रही है। वास्तव में हमारा भारत हर एक यानी किसी भी प्रकार की कोई जाति या किसी प्रकार का कोई समुदाय आया तो उसको हमारे भारत ने यहाँ अपना लिया। मतलब दरबार हमेशा के लिए खुले रहे। भारत का प्राचीनतम रंगमंच। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारतीय रंगमंच अपने मूल विचारों और विकास में स्वतंत्र था। भारतीय रंगमंच की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। इसका आरंभ ऋग्वेद की ऋचाओं और संवादों से माना जाता है। इसमें कुछ सीमा तक नाटकीयता देखी जा सकती है। रामायण महाभारत में भी नाटकों का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के महान व्याकरण विद्वान पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। नाट्य शास्त्र रंगमंच की कला पर लिखे गए ग्रंथ हैं। संस्कृत नाटक ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे। भास तत्कालीन युगों के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। अश्वघोष के नाटक सबसे पुराने नाटक माने जाते हैं। वे ताड़पत्रों पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र के नाम से बुद्ध की जीवनी भी लिखी थी। 1789 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कालिदास के शकुंतला का अनुवाद प्रकाशित किया था। इसके पश्चात विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर अनेक विदेशी भाषाओं जैसे जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में शकुंतला नाटक का अनुवाद हुआ। कालिदास 4वीं शताब्दी के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। वे इस शासक के 9 रत्नों में से एक थे। मेघदूत उनका एक महान काव्य है जिसमें मानव हृदय से निकलने उद्गारों की महान अभिव्यक्ति है। कालिदास से पूर्व शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक एक नाटक लिखा था। 400 ईस्वी पूर्व के लगभग विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की थी। यह एक राजनीतिक नाटक था। राजा हर्षवर्धन भी एक नाटककार था। 7वीं सदी में संस्कृत के महान नाटककार भवभूति हुए। सदियों तक बहने वाली संस्कृत नाटकों की यह धारा 19वीं सदी तक निरंतर नष्ट होती गई। प्राचीन नाटकों की भाषा में दरबारी कला का प्रदर्शन किया गया था। इस साहित्यिक रंगमंच के समांतर ही लोक मंच की धारा भी बराबर बहती रही। यह मंच पूरा कथाओं और महाकाव्यों पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट पे अपना है संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। यही एक भाषा थी जो हमारे भारत को मजबूत बनाए रखी इसने। निश्चय ही संस्कृत एक समृद्ध एवं विकसित भाषा है। लगभग 2600 वर्ष पूर्व पाणिनि ने संस्कृत भाषा को व्याकरणबद्ध कर दिया था, जिसे संस्कृत
प्रतिष्ठित भाषा बन गई थी। संस्कृत ने अपने मूल रूप को कभी समाप्त नहीं होने दिया। सर विलियम जोन्स संस्कृत भाषा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इसे अद्भुत भाषा बताया है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। आधुनिक भाषाओं को शब्दकोश और अभिव्यक्ति का एक ढंग संस्कृत की देन है। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का इस पाठ का जो लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा बेटा, ये है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति कैसी थी। उपनिवेश से अभिप्राय है दूसरे देशों में अपने व्यापार एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए केंद्र, मतलब वहां पर सेंटर बना लेते थे लोग अपने अपने जाकर के। भारत ने भी इसी उद्देश्य से अपना विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया तक किया, इसलिए भारत का नाम बृहत्तर भारत के रूप में भी मिलता है। प्राचीन भारत के ग्रंथ, यात्रियों द्वारा लिखित विवरण, चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण, पुराने शिलालेख, ताम्रपत्र, जावा तथा बाली का साहित्य, इसमें भारतीय महाकाव्यों और पुराण कथाओं के अनुवाद उपलब्ध हैं। यूनानी और लातीनी स्रोतों की सूचनाएं, अंगकोर और बोरोबुदूर के खंडहर इस बात के प्रमाण हैं कि भारत का व्यापार एवं संस्कृति दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैली हुई थी। सभी उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों एवं महत्वपूर्ण भागों पर स्थापित किए हुए थे। इनका नामकरण भी पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया जाता था, जैसे कंबोज, जिसे आजकल कंबोडिया कहते हैं। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जो कि टापू है। अधिकतर उपनिवेशों के नाम खनिज, धातु, उद्योग एवं खेती की पैदावार के नाम पर रखे गए थे। उपनिवेश व्यापार बढ़ाने वाले केंद्र रहे हैं। व्यापारी वही जाकर अपने व्यापार को बढ़ावा देते थे। संस्कृत के अरबी एवं यूनानी दोनों में प्राप्त होने वाले साहित्य से पता चलता है कि सुदूर पूर्व देशों में भारत का व्यापार फैला हुआ था। भारतीय उपनिवेशों के साथ साथ भारतीय बंदरगाहों का वर्णन भी मिलता है। दक्षिण भारत में सिक्कों एवं अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों पर जहाजों के चित्र पाए गए हैं। व्यापार करने वाले लोगों के साथ धर्म का प्रचार करने वाले लोग भी जाते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसी प्रकार हुआ था। एशिया महाद्वीप के देशों ब्रह्मा, श्याम, मलय, प्रायद्वीप आदि पर चीन की अपेक्षा भारत का प्रभाव अधिक था। भारत ने उन्हें धर्म और कला प्रदान की, जबकि शासन पद्धति एवं सामान्य जीवन एवं दर्शन चीन ने दिया। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से लेकर 15वीं सदी के अंत तक का काल उपनिवेशों का काल भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आधा जो लेसन है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन आधा जो रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ तक कि आप इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड कीजिएगा। धन्यवाद।